एक आम व्यक्ति एक नेता को, राजनीतिक दल के नेता को अपना आदर्श मानता है और जिस दल से वह नेता जुड़ा होता है उस दल को भी अपना आदर्श मानता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति की अपनी एक विचारधारा होती है और वो सोचता है कि इस दल का या इस नेता की विचारधारा मेरी विचारधारा से मिलती है, तो इसलिए मैं इसको वोट दूंगा। लेकिन ना तो वह नेता और ना ही वह राजनीतिक दल वोटर की विचारधारा का, वोटर के आदर्शों का कदर करता है। वो राजनीतिक दल, वो नेता केवल अपना सोचता है कि मैं चुनाव में जीत जाऊं, मुझे कुर्सी मिल जाए, बस इतना ही उसकी सोच है। और राजनीतिक दल की भी यही सोच है कि मैं वो सभी नेता को अपनी पार्टी में ले लूं जो चुनाव में जीत दिला सकें, ताकि उस दल की सीटें इतनी हो जाएं कि वो सरकार बना सके। यानी कि एक राजनीतिक नेता और राजनीतिक दल सब अपने अपने हिसाब से सोचते हैं किस नेता को लेना है, किसको नहीं लेना है, या कौन सा नेता किस दल में जाएगा, कब जाएगा। ये सब नेता भी अपने हिसाब से गणित लगाता है, तब जा कर के वो डिसाइड करता है। और वह वोटर जो उसको आदर्श मानता था, वो अपने आप को ठगा सा महसूस करता है जब टिकट ना मिलने के नाम पर या फिर मंत्री पद ना मिलने के नाम पर वह पार्टी को छोड़ देता है, राजनीतिक दल को छोड़ देता है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ है हरियाणा की राजनीति में। हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और भाजपा ने 67 सीटों पर, यानी कि 67 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। अब ये तो सबको पता ही है कि एक सीट पे केवल एक ही प्रत्याशी खड़ा हो सकता है एक राजनीतिक दल का, और यह भी संभव है कि उस सीट से काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कि उस दल से जुड़े हुए हों और वो आशा करते हों कि मुझे टिकट मिलेगा और मैं इलेक्शन लड़ूंगा और मैं जीत करके उस दल की तरफ से असेंबली में जाऊंगा। लेकिन 67 सीटों की घोषणा के बाद 2-3 मंत्रियों सहित कम से कम 22 नेता ऐसे हैं जो दुखी हैं, और कईयों ने तो रोना शुरू कर दिया है। वो जनता के सामने जा कर के रोने लगे हैं कि मुझे टिकट नहीं मिली, मुझे टिकट मिलनी चाहिए थी, मैं तो काफ़ी सालों से मेहनत कर रहा था लेकिन भाजपा ने मुझे टिकट नहीं दी है। कई नेताओं ने तो पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। कई नेताओं ने घोषणा कर दी है कि वो पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा देते हैं। कई नेताओं ने इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने की घोषणा भी कर दी है। अब इसमें सबसे जो चर्चित चेहरा हैं वो हैं नवीन जिंदल की माताजी, जो पिछले लोकसभा चुनाव में ही कांग्रेस से छोड़ करके भाजपा में आए थे और भाजपा की तरफ से ही नवीन जिंदल ने लोकसभा का चुनाव लड़ा कुरुक्षेत्र सीट से, और वहां से वो विजयी भी हुए। अब उनकी माता सवित्री जिंदल हिसार से लड़ना चाहती थी असेंबली का सीट, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया है और उन्होंने भी घोषणा कर दी है कि वो इंडिपेंडेंट लड़ेंगी। अब सोचिए, कुछ महीने पहले ही नवीन जिंदल जी जब कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में आए थे तो ऐसा हल्ला मचाया जा रहा था कि नवीन जिंदल कांग्रेस से दुखी थे इसलिए वो भाजपा में आ गए। तो क्या वो दुखी थे? नहीं, वो दुखी नहीं थे। उनको लग रहा था कि भाजपा में जाकर के मेरे को फायदा है, इसलिए वो भाजपा से जुड़ गए और वहां से वो जीत गए। अब उनकी माताजी को लग रहा है कि भाजपा से टिकट नहीं मिली तो वो इंडिपेंडेंट लड़ने को तैयार है। और ये नवीन जिंदल वही हैं जो कि कोयला घोटाले में एक अभियुक्त भी थे। वही कोयला घोटाला जिसको गिना करके 2014 में मोदी जी सत्ता में आए थे। अब कोयला घोटाला कहाँ गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाजपा की सीटों के घोषित होने के बाद जो हंगामा मचा हुआ है केंद्र में भी और हरियाणा राज्य में भी, उसके बाद कांग्रेस भी सतर्क हो गई है। उसने भी प्रत्याशियों की घोषणा को डिले कर दिया है कुछ दिनों के लिए। वो भी देख रहे हैं कि कौन से वहाँ से जो नेता हैं वो रूठे हुए हैं वो हमारे पास आएंगे। जैसे कि भाजपा ने भी कांग्रेस से हाल ही में आए हुए, जो अभी 2-4 दिन पहले भी आए थे, उनको टिकट दे दिया है और अपने पुराने नेताओं को टिकट से वंचित रखा है। ये पूरी राजनीति में जो खेल चल रहा है, मजाक बना हुआ है। इसके बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी कि दल बदल का दलदल। तो ये पूरा दल बदल का दलदल है। ये नेता अधिकतर थाली के बैंगन होते हैं, जिस तरफ थाली भारी उनको नजर आती है वो उधर खिसक लेते हैं, और जो उनके साथ जुड़े हुए हैं वो ठगे के ठगे रह जाते हैं। यानी कि हम जनता की आंखों में आसानी से धूल झोंक देते हैं ये नेता और ये राजनीतिक दल। कहानियां बनाने में ये माहिर होते हैं। लेकिन मेरा नज़रिया ये कहता है कि ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। वो सब जानती है कि कौन नेता कितने पानी में है, कौन नेता कितना विश्वसनीय है,
कौन नेता अपने लिए लड़ रहा है या समाज के लिए लड़ रहा है। तो इसलिए आपसे, जनता से, जिसमें मैं भी एक पार्ट हूँ, यही गुजारिश है कि आप देखें आपके नेता पर आप इलेक्शन के बाद भी कितनी पहुँच है। गलत काम करवानों में नहीं, सही काम करवानों में, 2 नंबर के काम करवाने में नहीं, 1 नंबर के काम करवाने में। क्या वह नेता आपकी मूलभूत सुविधाओं को पूरा करने में सक्षम है? मूलभूत सुविधाएं यानी कि आपकी मोहल्ले की, आपके गलियों की सड़कें, नालियां, ड्रेनेज सिस्टम, लाइटिंग सिस्टम, सफाई व्यवस्था, तो ये सब काम करवाने में आपका नेता आपकी आवाज़, आपके क्षेत्र की आवाज़ अगर वो असेंबली में उठाता है सही तरीके से, तो वही नेता आपके लिए आदर्श होना चाहिए, वही दल आपके लिए आदर्श होना चाहिए। इसलिए हम किसी नेता को या किसी दल को वोट ना दें कि वह मेरे धर्म के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, मेरी जाति के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है। तो ऐसा ना सोच करके एक क्षेत्र के लिए, जो एक इंसान होने के नाते जो एक मूलभूत सुविधाएं चाहिए होती हैं, जो ज़रूरी बातें होती हैं, चाहे वो स्कूली शिक्षा है या फिर स्वास्थ्य से रिलेटेड है, सफाई से रिलेटेड है, समाज में एक सद्भाव पैदा करने वाली जो बात होती है उससे संबंधित है, आपकी सड़कें, आपकी बिजली, रोजगार, ये सब बातें हैं, ये सब मुद्दे हैं जो कि आपके नेता को उठानी चाहिए, क्योंकि आम जनता को इसी से सरोकार है। यही मेरा नज़रिया है। मैं हूं हरीश और आप देख रहे थे मेरा नज़रिया। अगर आपको मेरा यह नज़रिया पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।